मूवी की शुरुआत अमेरिकन फुटबॉल मैच के एक गेम से होती है, जहां पर निकी और उसकी गर्लफ्रेंड जेस वीआईपी स्टैंड में बैठे हैं। अब मैच चल रहा है, लेकिन निकी का ध्यान गेम से ज्यादा वहां पर आए लोगों पर होता है। उसी वक्त निकी नोटिस करता है एक खूबसूरत लड़की सीट से उठकर जा रही है, और उसी वक्त निकी के दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है। वो जेस के साथ एक बेट लगाता है और कहता है, देखते हैं कितने लोग उस जाते हुए लड़की को पलटकर देखते हैं। बेट का नाम सुनते ही वहां ली युआन नाम का एक शख्स निकी से बेट में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर निकी भी हाँ कर देता है। अब वो सब मजाक में $10 की बेट लगाते हैं और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब लड़की स्टैंड से जाती है, तो आखिरी काउंटिंग में पता चलता है कि टोटल 7 लोगों ने उसकी तरफ मुड़ के देखा, और इस बेट में जेस ने सबसे ज्यादा करेक्ट गेस किया था, इसलिए वो इस बेट को जीत जाती है। ली युआन जेस को बेट के जीते हुए $10 दे देता है और फिर अगले राउंड शुरू करने के लिए कहता है। और इस बार बेट ये थी कि गेम में अगला फॉल कौन करेगा। इस बात पर जेसी ये कहकर मना कर देती है कि वो इस गेम के बारे में ज्यादा नहीं जानती। लेकिन उसी वक्त निकी बेट में इंटरेस्ट लेता है और $1000 का बेट लगा देता है। अब जैसे ही सीटी बजती है, हम देखते हैं कि निकी ने जिस टीम पर बेट लगाई थी उसी ने फाउल किया, और एज रिजल्ट निकी बेट जीत जाता है और बेट के जीते हुए पैसों को अपने जेब में रख लेता है। बेट हारने के बाद ली युआन काफी एक्साइटेड हो जाता है, और वो निकी से कहता है, चलो एक और बेट लगाते हैं। और अगली बेट लगती है $5000 की। और अब चैलेंज ये था कि प्लेयर बॉल को पास करेगा या लेकर भागेगा। अब 5000 की बेट लगाने के लिए निकी थोड़ा सोचने लगता है और आखिरकार मान जाता है। अब ली युआन अंदाजा लगाता है कि प्लेयर बॉल लेकर भागेगा, और निकी कहता है कि वो पास करेगा। अब सीटी बजते ही प्लेयर बॉल लेकर भागने लगता है। इसका मतलब निकी $5000 की बेट हार गया था। अब निकी डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, अगर हम $5000 हार भी गए, हम इस बेट को यहीं पर रोक देते हैं। और उसके बाद निकी जेस को कॉफी पीने के लिए बुलाता है। निकी वहां से जाना चाहता था, लेकिन ली युआन जिद करता है और वो कहता है कि तुम वीआईपी लॉन्ज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, और तुम $5000 के लिए परेशान हो रहे हो। चलो एक और बेट खेलते हैं, इस बार $10,000 का। अब थोड़ा सोचने पर निकी इस बात पर भी मान जाता है। दिस टाइम बेट ये थी कि प्लेयर अगला पास सही से करेगा या नहीं, जिस पर निकी कहता है कि वो पास करेगा, मगर दूसरी टीम पास को इजीली रोक लेती है, और इसी के साथ निकी ये भी बेट हार जाता है। और टोटल अब तक निकी $15,000 ली युआन को हार चुका था। अब पैसे देते वक्त निकी थोड़ा परेशान हो जाता है, और कुछ पल सोचने के बाद वो कहता है, चलो इस बार $50,000 का बेट लगाते हैं। निकी की ये बात सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निकी अब बहुत गुस्से में था। और हम देखते हैं कि किस्मत अभी भी निकी के साथ नहीं होती, और निकी अगली बेट भी हार जाता है, और उसे ली युआन को $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस निकी को यहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार उस पर हावी हो जाता है, और फिर बिना कुछ सोचे समझे निकी अगली बेट $1,00,000 की लगा देता है। और उसे चिढ़ाते हुए ली युआन कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? निकी चुपचाप टेबल पर पैसों से भरा हुआ बंडल फेंक देता है। ये देखकर ली युआन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस बार बेट ये थी कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ निकी को अब $1,00,000 का नुकसान हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस झंझट से कैसे निकला जाए। जैस भी उसके इस बिहेवियर को देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन गेम अब बहुत डिफिकल्ट हो गया था। उसी वक्त निकी कहता है कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हुए हैं, चलो सब दाव पर लगा देते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। अब आखिरी फैसला कार्ड्स की गेम से होगा। अब क्योंकि ली युआन लगातार जीत रहा था, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से पागल हो रहा था, और वो निकी को एज एन एटीएम मशीन देख रहा था। फिर ली युआन अपना कार्ड निकालता है, जो कि क्लब ऑफ 5 होता है। अब निकी को बस 5 से बड़ा कार्ड निकालना है, और उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। निकी एक कार्ड उठाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से उसे पलटता है, लेकिन वो कार्ड 3 ऑफ हार्ट्स होता है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से शॉक के मारे गिर जाती है। जब निकी ने खेल शुरू किया था, वो सिर्फ $10 का बेट था, पर बेट लगाते लगाते अब वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए निकी ने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। निकी अब बहुत परेशान था, लेकिन ली युआन उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगता है। वो निकी से कहता है, जब मालिक से पंगा लेते हो तो यही होता है। उसकी ये बात सुनकर निकी रुक जाता है और एक बेट फिर से लगाता है, और इस बार वो भी $2 मिलियन की। अब बेट थोड़ी अलग थी। निकी ने चैलेंज दिया था कि ली युआन दूरबीन की मदद से कोई भी प्लेयर चुन सकता है,
और अगर निकी ने उस प्लेयर का जर्सी नंबर करेक्ट बता दिया तो वो जीत जाएगा। ली युआन थोड़ा डाउट में आता है। वो कहता है ये तो माइंड रीडिंग जैसा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे निकी खुद को हारने के लिए रेडी कर रहा है। मगर ली युआन को अब भी शक होने लगा था कि निकी शायद उसे धोखा दे रहा है। फिर उसका शक दूर करने के लिए निकी कहता है ठीक है, मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस अंदाजा लगाएगी। जिस पर जेस गुस्से से निकी को देखने लगती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन जेस कहती है इतने सारे लोगों के बीच क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं सही जर्सी नंबर का अंदाजा लगा पाऊं। ये कहकर जेस वहां से जाने लगती है। मगर ली युआन के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और जेस खुद को थोड़ा शांत करती है। अब निकी जेस को समझाता है कि वो बस इधर उधर देखे और जो भी नंबर उसे अपना लगे वो उसे बता दे। फिर ली युआन ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर चुन लिया। उसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरे ग्राउंड को ध्यान से देखने लगी। उसे हर जगह जर्सी नंबर्स ही दिखाई दे रहे थे। वो सोचती है कि वो कैसे अंदाजा लगाए। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आ गई कि उसे वही नंबर चुनना होगा जो उसे अपना लगे। उनके अपने दोस्त फरहाद ने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जैस समझ गई कि ये सब निकी की प्लान का हिस्सा है। उसने कहा नंबर 55 और ये सही जवाब था। लियुआन दंग रह जाता है। जैस भी सोचने लगी थी कि निकी को कैसे पता था कि लियुआन नंबर 55 ही चुनेगा। लेकिन अब सोचने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुके थे और उन दोनों ने $10 लाख का प्रॉफिट के साथ साथ हारे हुए सारे पैसे वापस जीत लिए थे। वे पैसों से भरे हुए दो बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल जाते हैं और कार में निकी ने जेस को बताया कि ये सब उसी के प्लानिंग का हिस्सा था। वो लंबे समय से ली युआन पर नजर रख रहे थे क्योंकि ली युआन अपनी बेट खेलने की बुरी आदतों से हाई सोसाइटी में जाना जाता था। वो बेट का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाता और निकी की पूरी टीम उसी को ठगने का पूरा प्लानिंग कर रही थी। जैसे ही ली युआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 बैठा दिया गया। सुरक्षा गार्ड के लेबल पर पिन नंबर 55 लिखा हुआ था। स्टेडियम जाने वाली सड़क पर लगे साइन बोर्ड पर भी 55 लिखा हुआ था। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर दिखाया ही नहीं बल्कि उसे सुनाया भी। मैच देखने जाते समय ली युआन की कार में एक गाना बज रहा था जिसमें 55 नंबर बार बार आ रहा था। गाने में वो नंबर 124 टाइम्स बोला गया था जिससे कि ली युआन का ध्यान बार बार उसी ओर खींचा जा रहा था। उसे फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई थी जिससे उसके माइंड में एक इमेज फिक्स हो गई। इसलिए जब ली युआन ने दूरबीन से देखा तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से नंबर 55 पर चला गया और फरहाद को देखते ही जेस ने कहा 55, जिसको देखकर ली युआन भी दंग रह गया। अब जेस को पहले तो कुछ बताया नहीं गया था, इसलिए पूरे खेल के दौरान उसके एक्सप्रेशन काफी नेचुरल थे और इस तरह किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। और सब कुछ सुनने के बाद जेस निकी की बात से बहुत इंप्रेस हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी में कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ ही दिन पहले निकी एक रूम में जेस के साथ लेटा हुआ था और अगले ही पल एक आदमी निकी के सिर पर बंदूक तान देता है। उस वक्त जेस उसके साथ ही बैठी थी जिससे निकी हाल ही में मिला था। साफ था कि किसी ने निकी को फंसा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाले ने निकी की रिएक्शन देखी और वो तुरंत समझ गया कि यह आदमी चालाक है और उनसे भी ज्यादा चालाक। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निकी एक एक्सपर्ट चोर था और अपनी स्किल्स की मदद से उसने बेहतरीन चोरियों को अंजाम दिया था। जेस ने निकी को फंसाकर उस कमरे में लाया था, लेकिन निकी को जेस में एक नेचुरल टैलेंट दिख रहा था। अब उस वक्त जेस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम में एक हुनर है, अगर तुम लोगों को फंसाने की इस स्किल पर और फोकस करो तो तुम बहुत आराम से अपनी जिंदगी काट सकती हो। निकी कहता है, यह हमारा खानदानी पेशा है। मेरे पिता, उनके पिता सब माहिर चोर थे और हम तो जैसे खून के रिश्ते से ही धोखेबाज है और हर चाल हमारे लिए एक नया खेल है। बिना समय गवाए जस ने कुछ पैसे निकाले और कहा कि मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, जिस पर निकी भी उसकी बात मान जाता है। बाहर जाते हुए उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और इसके बारे में जेस को एहसास भी नहीं हुआ जब तक उसे पता चला निकी ने उसकी घड़ी भी चुरा ली। जब जेस ने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी तब तक निकी उसका पर्स भी ले चुका था। अब इस सब ट्रिक्स के बाद निकी ने कहा, हाथों की स्पीड और थोड़ा सा स्टाइल, इस काम के लिए बस इतना ही चाहिए। फिर निकी जेस को बाय कहकर वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद जेस को निकी न्यू ऑर्लिन्स में मिलता है जहां उसने एक नई टीम बनाना शुरू की थी। उनका मीटअप दरअसल में एक एग्जाम थी
क्योंकि निकी देखना चाहता था कि जेस उसके टीम में शामिल होने लायक है भी या नहीं। जेस के मान जाने पर निकी ने उसे अपने एक टीममेट के साथ एक मेले में भेजा। ये जेस का पहला ऑफिशियल असाइनमेंट था। वो हाथ में मैप लेकर आने जाने वाले लोगों से रास्ता पूछने लगती है। जब वो लोगों का ध्यान भटका रही थी, तभी उसका एक पार्टनर ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा का लेंस चुरा लिया। फिर टीम के एक और मेंबर ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका वॉलेट छीन लिया। अब जेस अपनी चोरी करने की स्किल में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी। फिर जेस ने चॉपस्टिक की मदद से एक फीमेल टूरिस्ट के बैग से उसका वॉलेट निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निकी एक इमारत की छत से ये सब कुछ देख रहा था। उसने टीम से कहा कि वो सब जेस को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अब अकेले भागने की बारी उसकी थी। जेस एक के बाद एक महंगी चीजें चुराने लगी और हर चोरी के साथ निकी जेस से और भी ज्यादा इंप्रेस होने लगा था। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम सौंपा और इस बार एक हाईटेक स्कैम। निकी और उसकी टीम स्पेशल लेंसेज की मदद से दूसरे प्लेयर्स के कार्ड्स देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा भी सकते थे। निकी की टीम के पास क्रेडिट कार्ड चुराने का एक सिस्टम भी था। चोरी किया गया कार्ड चुपके से एक टीममेट को भेज दिया जाता, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेता और फिर कार्ड ओनर के पॉकेट में वापस डाल दिया जाता। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता था। और इस स्कैम के बाद उनके पास एक नकली एटीएम मशीन का भी स्कैम था। जब भी कोई पैसे निकालने जाता, एटीएम मशीन चुपके से उनके पिन सेव कर लेती। बाद में फरहाद मशीन को हटाकर सारा डेटा कॉपी कर लेता और चोरी किए हुए सभी क्रेडिट कार्ड अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं। इनसे महंगी महंगी चीजें खरीदी जाती और आखिरकार उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जिसने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। निकी ने स्ट्रिक्टली जेस को समझाया कि सारी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी पर्सनल यूज के लिए नहीं रखना चाहिए। जेस के लिए चोरी के सामान के ढेर के बीच खड़े होने का वो एहसास अनबिलीवेबल था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे और उन्हें बीमार होने का एक्टिंग करनी थी। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद कर दो प्लीज। यह एक ध्यान भटकाने वाला तरीका था, जिसका इस्तेमाल टीम के बाकी मेंबर्स ने अपने आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए किया था। फिर काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग निकलती है। पूरी प्लानिंग को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया कि वहां मौजूद किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात सभी मिलकर बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। निकी ने सबकी बहुत तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $12 लाख कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी के डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और निकी ने सभी को प्रॉमिस किया कि कुछ ही दिनों में उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी के पास अभी भी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लॉन्ज में ले गया और उसने जेस के सामने पूरा लाइव एक्ट करके दिखाया कि कैसे वो कुछ ही मिनटों में $10 लाख कमा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगा कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 कैश दिए और आखिरकार जेस को भी अलविदा कह दिया। जेस की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट गया था, क्योंकि वो निकी से प्यार करने लगी थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि $80,000 काफी कम है, क्योंकि अभी अभी निकी ने कुछ मिनटों में $10 लाख कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसका असली रूप भी देख लिया था। फिर ऑलमोस्ट 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर आकर रुकती है और हम निकी को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पैसे अब खत्म हो रहे हैं। दोपहर के लंच के दौरान उसकी मुलाकात एक रेस टीम के ओनर जॉर्ज से होती है। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वो अपनी जीत के चांसेस बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता था। इसलिए उसने निकी को काम पर रखा। प्लानिंग काफी इजी थी। निकी उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निकी के बीच एक नकली लड़ाई का नाटक करेंगे, ताकि दूसरी टीम उनके जाल में फंस जाए। और उसके बाद निकी राइवल टीम को EXR का एक फेक एल्गोरिदम बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का यूज करके आसानी से जीत जाएगी। डील के मुताबिक निकी को इस काम के लिए €10 लाख मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसा वो कमाएगा वो भी निकी का होगा। निकी को ये काम एक मजाक लग रहा था। वो सोते हुए भी ऐसे घोटाले कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका भरोसा नहीं करता। उसने निकी को सीधे धमकी दे दी और कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत किया
तो मैं सीधे तुम्हारे सीने में गोली मार दूंगा। फिर निकी ने टक्सीडो पहना और उस शाम वो एक पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। निकी और जॉर्ज की प्लानिंग थी भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई का नाटक करना, लेकिन उनकी प्लानिंग तब उल्टी पड़ जाती है जब निकी जेस को स्टेज से रेड ड्रेस में नीचे उतरता हुआ देखता है और वो सीधे जाकर जॉर्ज को गले लगाकर उसे किस कर लेती है। ये देखकर निकी की आंखों में गुस्सा भर गया था और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने जेस को 3 साल से देखा नहीं था और अब जब देख रहा है तो वो किसी और के साथ है, और वो भी उस आदमी के साथ जिसने उसे काम पर रखा है। फिर जेस ने निकी के पास जाकर उसे कहा कि अब वो धोखेबाज नहीं रही और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। उसे ये भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे ऐसा ही रखना बेहतर होगा। ये सुनकर निकी गुस्से से भर जाता है और निकी वोडका का एक पूरा ग्लास उठाता है और एक ही घूंट में पी जाता है। पहले तो उसने गुस्से में होने का नाटक करने की प्लानिंग की थी, लेकिन अब वो सचमुच गुस्से में था। सबके सामने जॉर्ज के साथ हुई लड़ाई अब नाटक नहीं बल्कि असली थी। जैसा कि प्लानिंग की गई थी, उनके लड़ाई ने राइवल रेसिंग टीम का ध्यान खींच लिया था। जल्दी वहां पर गार्ड्स आते हैं और निकी को पार्टी से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन अब उसके हाथ में राइवल टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निकी मैक्लैरेन टीम के ओनर से मिलता है। निकी सीधे बात करता है और कहता है, मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ और उसकी कीमत 30 लाख यूरो होगी। मैक्लैरेन का ओनर के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो बिना किसी मोल भाव के वो सीधा सिस्टम को ट्रैक पर टेस्टिंग के लिए भेज देता है और जब रिजल्ट देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। निकी मैक्लैरेन के ओनर से वादा करता है कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटों में उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। इसी दौरान जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से होती है जिसे निकी ने भेजा था। फरहाद जेस को बताता है कि निकी का 3 साल पहले जाना जरूरी था क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। फरहाद ये भी कहता है कि निकी अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसके अंदर वही नेकलेस था जो कभी जेस को पसंद आया था। वो नेकलेस असली था या नकली इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब देखकर जेस का दिल पिघल जाता है। लेकिन वो फरहाद से कहती है कि वो निकी पर भरोसा नहीं कर सकती। अब जेस की बातें कुछ और थी और उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, क्योंकि जेस के मन में अभी भी निकी के लिए फीलिंग्स थी। खैर डील के दिन निकी आता है और मैक्लैरेन टीम के ओनर को सॉफ्टवेयर हैंडओवर कर देता है। उसके बदले में 3 मिलियन यूरो से भरा हुआ एक बैग निकी को सौंप दिया जाता है। लेकिन निकी का स्वभाव ऐसा था कि वो बिना जोखिम कोई भी काम नहीं करता था। उसने चुपके से हर रेसिंग टीम को एक ही सॉफ्टवेयर की एक कॉपी भेज दी थी और हर हाथ मिलाने पर उसे लाखों यूरो मिलते थे। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों डॉलर दे दिए। रेस शुरू होने तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हर टीम के पास एक जैसा EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात भागने के बजाय निकी ने जेस को मैसेज किया और कहा अगर वो टाइम पर आती है तो वे दोनों साथ में भाग सकते हैं। निकी इंतजार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मानकर जाने के लिए डिसाइड किया, वहां जेस आ जाती है, लेकिन भागने में बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि उसी पल वो ताकतवर आदमी निकी के सामने आ खड़ा हुआ जिसने उसे मैक्लैरेन टीम की तरफ से 30 लाख यूरो दिए थे। दरअसल वो जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता चल गई थी। निकी ने नकली की बजाय असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसे 10 लाख यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने अपना पूरा रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निकी की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक दुर्घटना के बाद निकी और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और चोरी की सारी नकद जॉर्ज के सामने रख दी गई। जॉर्ज गुस्से से लाल हो गया। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 4 करोड़ यूरोस खर्च किए थे और सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सबसे बुरी बात ये भी थी कि अभी भी वो समझ ही नहीं पा रहा था कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जॉर्ज के पूछने पर जब निकी कुछ नहीं बोला तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे कि उसकी सांस रुकने लगी। ये देखकर निकी टूट जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। फिर निकी जॉर्ज को बताता है कि कैसे उसने जेस के पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे फिर से अपना दीवाना बना लिया था। उसने बताया कि उसने उसे वही हार दिया था जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसमें एक छोटा सा खास चिप लगा था। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल फिर से टूट जाता है। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगते हैं। उन्हें कहानी पसंद तो आई थी, लेकिन उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं आ रहा था। फिर जॉर्ज निकी से कहता है कि जेस असल में कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। जेस ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो जॉर्ज से प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि वो उसकी महंगी घड़ियों का कलेक्शन चुरा सके। निकी हैरान हो जाता है और इसका मतलब ये था कि जेस सिर्फ निकी को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक कर रही थी। अब दोनों भी पकड़े जा चुके थे
जॉर्ज ने बटलर की ओर मुड़कर पूछा कि निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निकी ने मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी, जो सीधे जाके निकी के सीने पर लग गई। अब ये सब देखकर जॉर्ज के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो घबरा जाता है और बटलर से कहता है, मैं पैसा फिर से कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हत्या के आरोप में जेल चला गया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। ये कहकर वो उस बटलर को काम से निकाल देता है और बहराउस से भाग जाता है। जेस निकी के लिए बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं असल में निकी का आदमी हूँ। असल में बटलर निकी का पिता था। उसने गोली दिल के पास सावधानी से मारी थी। उसने घाव को टेप से सील कर दिया और सुई से एक्स्ट्रा ब्लड निकाला और निकी के चेस्ट में एयर प्रेशर को बैलेंस किया। फिर अचानक निकी ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा था और ये एक बहुत डेंजरस प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लान काम कर गया था और उनके पीछे पैसों का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। फिर वे तीनों भी उस वेयरहाउस से बाहर निकल जाते हैं और निकी असल में अनाथ था और इसी आदमी ने उसका पालन पोषण किया और इससे चोरी के वो सारे ट्रिक्स सिखाए जो आज निकी को आते हैं। और उनका मानना ये था कि कभी भी हमें इस बिजनेस में इमोशनल नहीं होना है। लेकिन अब निकी को जैसे सच्चा प्यार हो गया था और इस वजह से बटलर ने वो सारे पैसे लेकर उन दोनों को एक रास्ते पर ही उतार दिया और उन पैसों को लेकर वो साथ में चला गया। निकी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा और वो थी जॉर्ज की 2 मिलियन यूरोस की महंगी घड़ी। फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।